देखिए फिजिक्स का जो है पहला लेसन आप लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। पहले लेसन के जितनी भी थ्योरी थी आप लोग पढ़ चुके हैं ना, उसमें से एक वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, है ना, फिर कभी देख लीजिएगा, या पहले हम अपलोड किए होंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के लेसन से, है ना। आज हम इसके न्यूमेरिकल पर जो है चर्चा करते हैं, इसके न्यूमेरिकल को बताते हैं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से देखिए आप। इस लेसन में न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस दो चीजें देखिएगा। Q बराबर पहला फार्मूला आप क्या रखोगे, N, है ना। यहाँ पे आप E की वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो कभी आपसे N फाइंड करने को बोल सकता है, कभी Q फाइंड करने को बोल सकता है। इसके अलावा आवेश का क्या पूछेगा आपको, नेचर, है ना, प्रकृति। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। माइनस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। बात समझेंगे क्यों जी। तो अब इसमें क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा करके पूछ सकता है आपका, ओके। इसके अलावा एक फार्मूला और है, K1/K2 = ε1/ε2, ओके। ये K1 और K2 क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, और ये माध्यम की विद्युतशीलता। दो माध्यम है आपके, माध्यम 1 माध्यम और 2। तो इनके लिए परावैद्युतांकों का अनुपात उनके विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। परावैद्युतांक का मतलब वही माध्यम का नियतांक है ना। जैसे माध्यम, जैसे जो प्रक्रिया हम आप कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, हो सकता है चुंबक का गुण पढ़ा जाए, हो सकता है प्रकाश के लिए पढ़ा जाए, है ना। तो कोई भी प्रक्रिया जब भी की जाती है तो उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण उस पर प्रभाव डालता है। तो उस वातावरण का नियतांक ही उसके लिए क्या कहलाता है, मतलब अगर वैद्युत पढ़ रहे हैं तो परावैद्युतांक, अगर आपने जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो वहां पे अपवर्तनांक हो गया, है ना। चुंबक के लिए भी आप समझ लीजिए कि माध्यम का नियतांक हो गया। बात समझ में आई नहीं। तो हर एक प्रक्रिया पर क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं आपके क्या कहते हैं, ये जब आप धारिता पढ़ोगे, है ना, तो उसमें पढ़ने को पाओगे, है ना। परावैद्युत पदार्थ वो होते हैं जिनमें आवेश की परिकल्पना की जा सकती है, समझे ना। तो वो उदासीन भी हो सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि दो आवेश प्लेटों के बीच जो पदार्थ भरा जाता है उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, है ना। ज्यादातर इनको उदासीन के रूप में ही रखा जाता है। ये सारी चीजें तो आप सीखोगे जब संधारित्र लेसन पढ़ोगे, है एक लेसन ना, संधारित्र एवं धारिता। तो वहाँ पे परावैद्युत पदार्थ बिल्कुल बकायदा आपको सिखाया जाएगा, ओके। दो आवेशित प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखना है, क्यों नहीं, परावैद्युत पदार्थ, हाँ। हम जिस पर भी आवेश की परिकल्पना कर सकते हैं वो परावैद्युत पदार्थ होगा। समझ में आया ना। क्या दिया गया उसमें, नहीं है वो मोम और कागज नहीं दिया गया, नहीं। उसमें जैसे आपने एक वो लिखा था, क्रम लिखा था। इस जो है इस लेसन को पढ़ाने की शुरुआत में हमने आवेशों के उस पर एक क्रम लिखवाया था। तो वो सभी किसके रूप में कार्य कर सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं। समझ में आया ना। वो सभी परावैद्युत, जनरल तौर पे वो उदासीन होते हैं, सामान्य अवस्था में वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। परंतु अगर उनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उन पर आवेश की परिकल्पना की जा सकती है, तो ये आपके परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। कह रहे हैं अभी उसको आप उसी लेसन में पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात समझ ना। तो ये माध्यम के नियतांक वैद्युत के लिए पढ़ रहे हैं, ये परावैद्युतांक कहलाएंगे। और उस माध्यम की विद्युतशीलता यानी वैद्युत सहने की जो क्षमता है उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो दो माध्यम दिए गए हैं, दोनों माध्यम के नियतांकों का अनुपात उन दोनों माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गया ना, बोलो। अच्छा चलिए, यहाँ तक ये समझ में आ गया। इसके बाद आप लोग जानते हैं बल का नियम, न्यूटन का कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। बात समझेंगे। काफी हद तक जो है, जैसे दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों का कुछ द्रव्यमान m1 और m2 तो हो ही सकता है, है ना। तभी तो इन पे चार्ज Q1 और Q2 परिकल्पना होगी। ये बताया गया था आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। जब हम आवेशों का गुण बता रहे थे तभी आप लोगों को हमने बताया था आवेश द्रव्यमान से क्या होता है, संबंधित होता है। बात समझ में आई नहीं, क्यों जी। तो
अब इनके बीच वैद्युत बल कार्य करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा, इसके अतिरिक्त आवेश है तो वैद्युत बल कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि अगर द्रव्यमान है तो कौन सा बल कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, है ना। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो बल कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और इसका भी मैंने बताया था दोनों में अंतर क्या होता है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कार्य करता है, जबकि हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण बल के रूप में ही कार्य करता है। और वहां पे आप F इक्वल टू जानते हैं कितना होता है, G/m1m2/r²। ओके, जी गुरुत्वाकर्षणीयता। यहाँ पे जो होगा आपका वो 1/4πε0 बन गया, समझे कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस पूरे लेसन का अगर आपको फार्मूला याद है, तैयार है, तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल में हम बुक जो है एक कुमार मित्तल की फिजिक्स की बुक आती है, यूपी बोर्ड में काफ़ी प्रचलित है। हालांकि जो भी आप कमेंट में पूछेंगे हम उसका जो है सॉल्व करके बताएंगे आपको, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व कराएंगे, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं वो कौन सी बुक पढ़ते हैं? ज़्यादातर कुमार मित्तल की, है ना। कुमार मित्तल की फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा आप कोई भी बुक यूज करेंगे, किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का चाहे जो, हालांकि अगर आपने ये कुमार मित्तल यानी कि नगीन प्रकाशन की बुक ले रखी है तो उसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सब क्या है, सॉल्व है। समझा ना, एग्जाम्पल में क्या है, सॉल्व है। ओके, तो न्यूमेरिकल हम कुमार मित्तल से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। अब इसी न्यूमेरिकल के बाद ही ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव पहले नहीं, न्यूमेरिकल के बाद ऑब्जेक्टिव। वो आईआईटी आर्टिकल का वाला ऑब्जेक्टिव पहले, ऑब्जेक्टिव पहले है। अब चलिए आज पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने दीजिए, है ना, फिर ऑब्जेक्टिव हम बाद में बता देंगे, ठीक है। अगर पूरा एक्सरसाइज करना है ना, पूरा एक्सरसाइज करना है तो आप लोग घर पे कुछ मेहनत करिए। तो पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा, है ना। तो आप एक काम करिए कि घर पे कुछ क्वेश्चंस करिए जो नॉर्मल हो, है ना, और जो नहीं आ रहे हैं वही क्वेश्चन पूछिए। चलिए न्यूमेरिकल आज तो हम पूरा एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी देखिएगा, है ना। अगर आप लोग चाहेंगे तो क्वेश्चन जो है लिख भी सकते हैं, हालांकि इसमें दिया गया है बुक है अगर आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो आप लिख सकते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करिएगा। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, इतना तो हम सब लोग जानते हैं ना। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ओके, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा जो होता है ये किस परमाणु के सदृश होता है? हीलियम परमाणु। लेकिन दोनों में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। 2α4 और 2He4 लगभग दोनों एक ही। ये हीलियम है और ये क्या है आपका अल्फा। ये एक आपका रेडियो एक्टिव कण है या रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकला हुआ होता है ना। और जबकि ये आपका एक तत्व है, ये अक्रिय है, अक्रिय तत्व है। ओके, अक्रिय गैस है, ये अक्रिय तत्व कह सकते हैं या अक्रिय गैस है। इसके अलावा ये धन आवेशित होता है और ये क्या होता है, उदासीन होता है ना। ऐसे बहुत सारे अंतर आप पाएंगे इसमें। ये रेडियो एक्टिव विघटन के दौरान उत्पन्न होता है और ये जो है नाभिकीय संलयन के दौरान उत्पन्न होता है। ओके, ये विघटन के दौरान और ये संलयन, समझा ना। रेडियो एक्टिव विघटन के दौरान अल्फा बीटा गामा 3 किरणें उत्सर्जित होती हैं और संलयन में जो होता है हाइड्रोजन परमाणु यानी कि प्रोटॉन परमाणु जो है जुड़ करके क्या बनाते हैं आपके हीलियम परमाणु। ये नाभिकीय संलयन और ये नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे अंतर हैं दोनों। इसको पढ़ने में मिलेगा ना आगे, कहीं नहीं पढ़ने पाओगे, है ना। एटलीस्ट आप जो है कहीं दिखा ही नहीं पाओगे कि अल्फा और उसमें क्या अंतर होता है। लेकिन अभी समझ लो, अल्फा क्या है आपका रेडियो एक्टिव किरण है, एक प्रकार से रेडियो एक्टिव कण है ना। इसके अलावा ये अक्रिय गैस है, अक्रिय तत्व है आप कह सकते हो। ये रेडियो एक्टिव विघटन से प्राप्त होता है और ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है ना। नाभिकीय विखंडन और ये नाभिकीय संलयन से। क्लियर हुआ। ये आपका क्या होता है, धनावेशित होता है, ये क्या होता है आपका उदासीन होता है। बहुत अंतर, बस इससे ज्यादा अंतर पूछेगा भी नहीं, समझ में आएगा नहीं। अब चलिए देखिए, अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है ना। क्या हो गया, ऑफ हो गया था क्या? बैटरी लो। देखिए 2α4 दिया गया है,
अब अगर किसी तत्व का जो है इस तरीके से दिया गया हो तो उसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समझ सकते हैं ना कितना होगा? हाँ? प्रोटॉनों से इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2 प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2। n बराबर कितना दिया गया है? 2। जो नीचे परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ओके, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन पर कह रहा है 1.6 × 10⁻19 आवेश होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन पर क्या होता है? वही उतना धन आवेश। बात समझे ना? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अगर हमें आवेश निकालना होगा तो Q बराबर फार्मूला क्या रखेंगे? n की वैल्यू 2, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, 16 × 32, 3.2 × 10⁻19 कूलम आवेश। इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं था, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। समझे? +3.2 कि -3.2? +3.2। क्यों? हमने अभी क्या बताया? क्योंकि यह कैसा होता है? धनात्मक होता है ना। अल्फा कण क्या होता है? धनावेश होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, केवल क्या पाए जाते हैं? 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की संख्या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित किया होता है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं पाया जाता है। अरे यार, इसमें धनावेश होता है। धनावेश किसे कहते हैं? धनावेश किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का क्या किया हो? उत्सर्जन किया हो, त्याग किया हो। 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों त्याग किया होता है। बात समझे कि नहीं? तो इस पर कितना आवेश होगा? हाँ, इतना समझ में आया नहीं? धनावेश होता है, ये समझाया था कि नहीं आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? Q बराबर दिया है 1 कूलम। Q बराबर कितना दिया है? 1 कूलम। सामान्य अवस्था में n की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कितने आवेश है ना। ये कैसा 1 कूलम? कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है ना। 1 कूलम ऋण आवेश है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? सामान्य अवस्था पर इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी, बताया थे। धनावेश होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लियर हुआ? यस। तो यहाँ पे n पूछ रहा है, तो n बराबर आप फार्मूला क्या रखेंगे? n बराबर Q बाई E। Q की वैल्यू है 1, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, ऊपर जाएगा 10⁻19 बड़े 1.6। ओके, अब ये ऊपर हो जाएगा 10⁻20 बड़े 16। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आप 100 लिख सकते हैं। 100/16 × 10⁻18 है ना। अब भाग कर लीजिए। 16 पंचे 16 छक्का 96, 40, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता। ऋण आवेश से तो अधिकता। अभी कमी कहता तो कमी होता तो धन आवेश। अगर वहां धन आवेश होता तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ओके, समझ में आया नहीं? थोड़ा आप लोग बोलिए कम, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ा देते हो बोल बोल करके, है ना। स्पीड हमारी ना बढ़वाइए, नहीं तो जो वीडियो में देख रहे पता लगे उनको समझ में ही ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18, एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलम धन आवेश है। कौन सा आवेश है? 2.4 × 10⁻18 कूलम धन आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? तो पहला नंबर तो एक आंसर हमारा यही फाइंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कि कमी होगी? कमी होगी। धनावेश है तो कमी होगी। एक आंसर तो फाइंड हो गया। कितना पूछ रहा है? तो आप n बराबर वही फार्मूला रख लीजिएगा। क्या? n = Q बाई। ओके, बात समझेंगे? वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग विचार करते हैं। किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻−19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, है ना। अब देखिए, कह रहा है Q बराबर 4.8 × 10⁻19 अगर धनावेश किया जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए? तो वही मतलब n बराबर फार्मूला, n फाइंड करना आपको, ये भी निकल जाना चाहिए। क्यों जी? कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर।
7n14 के नाभिक पर कितना आवेश होगा? 7n14 के नाभिक पर आवेश पूछ रहा है। नाभिक पर आवेश कितना होगा? अब देखिए, जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतना उस पे प्रोटॉन की संख्या यानी n की वैल्यू उतनी होगी। n इक्वल कितना है? 7। तो यहाँ पे चार्ज पूछ रहा है Q बराबर n इंटू ई। 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 112 तो मतलब 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश आएगा, है ना? अब नाभिक पे पूछेगा अगर, तो कैसा आवेश होगा? प्लस आवेश। नाभिक धनावेश होता है, परमाणु पे पूछेगा तो कोई आवेश नहीं। क्यों? क्योंकि परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन है ना? बात समझे नहीं? कहा कि 7n14 पर कितना आवेश है? नाइट्रोजन परमाणु पर कितना आवेश है? 0, है ना? परमाणु पूछ रहा है। हाँ, परमाणु पे पूछेगा तो। और नाभिक पे पूछेगा नाइट्रोजन पर 0 और नाइट्रोजन के नाभिक पर 7। यहाँ पे n की वैल्यू 7 रख करके तब निकालेंगे। परमाणु पर 0। क्यों? क्योंकि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है ना? 8 ओ 18 तो मतलब 16 पूछ लिया। हाँ, तब हो जाएगा इसका 16 128। हाँ, 16 नाभिक पर। हाँ, नाभिक पर और परमाणु पर 0। ओके, चले आगे देखते हैं हम लोग 6वां क्वेश्चन। 6वें नंबर पे क्या कर रहा है? यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता n बराबर, यहाँ 1500 दिया गया है अधिकता। अगर अधिकता है तो कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। तो पूछ रहा है कि कितना और किस प्रकार का आवेश होगा, ये आप बता ले जाएंगे। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन क्या है? कमी है। 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा का वह प्रकृति ज्ञात कीजिए। नहीं, कमी है तो धनावेश। तो Q बराबर फार्मूला क्या रखेंगे आप? n की वैल्यू कितना रखेंगे? 500 और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19 रखेंगे। ऋणात्मक रहेगा तो माइनस में रखेंगे 1.6 ना? नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। अधिकता होगी तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा, उसके आगे लिख लीजिएगा क्या? ऋणावेश। ओके, और अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी बोल रहा है तो आप वहां पे उसके आगे लिख लीजिएगा इतना धनावेश। बात समझे ना? धन और ऋण लगाने का झंझट खत्म कर लीजिए, नहीं तो पता लगे कि जितनी चीजें याद करो उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, है ना? तो अधिकता में ऋणावेश और कमी में धनावेश। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि शुद्ध जल का प्रावैद्युतांक कितना है? 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता की गणना कीजिए, है ना? अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप निकाल रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, जब भी आप जो है वैद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक का निकाल रहे होंगे तो अगर दो माध्यम नहीं दिए हैं, यहाँ सिर्फ जल दिया है ना? सिर्फ जल दिया है। अगर एक ही माध्यम दिया है तो एक माध्यम आप स्वयं मान लेंगे। कौन सा? वायु का, अपने आप वायु या निर्वात को एक माध्यम स्वयं मान लेंगे। बात समझे ना? अगर दो माध्यम अलग अलग दिया है तब तो ठीक है। अभी यहाँ पे जल और कांच दिया होता है ना, तो दोनों को अलग अलग माध्यम मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक जल दिया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, है ना? शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है? 81। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? माध्यम कितना इसमें दिया है? एक ही, केवल कौन? जल, है ना? तो दूसरा माध्यम अंडरस्टूड होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए आपका? एयर, है ना, या वैक्यूम। समझे कि नहीं? निर्वात। क्लियर हुआ? या तो वायु या निर्वात आप मानेंगे। ओके, चलिए देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में आप क्या कहोगे? यहां पे वायु नहीं दिया है तो वायु का मान लीजिए। वायु का परावैद्युतांक, वायु का परावैद्युतांक के बराबर कितना होता है? K1 बराबर 1 होगा। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? 1 होता है ना? उसके बाद माध्यम की सघनता जितनी बढ़ेगी उसका परावैद्युतांक क्या होगा? उतना बढ़ता जाएगा। जब हम वायु से जल में पहुंचेंगे तो उसका जो होगा परावैद्युतांक क्या हो जाएगा? बढ़ेगा।
सबसे कम प्रावैधुतांक किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का। गैस में सबसे कम प्रावैधुतांक किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का। जो गैस सबसे भारी होगी उसका प्रावैधुतांक क्या होगा? जो सबसे हल्की होगी उसका प्रावैधुतांक सबसे कम। बात समझे ना? और जो भारी गैसें हैं, अक्रिय गैसों में आखिरी गैसें जो आती है वो भारी गैसें हैं, तो उनका प्रावैधुतांक सबसे ज्यादा होगा गैसों में। और फिर दरों में आ जाइए तो दरों में जल से ऊपर और भी बहुत सारे होते हैं, गाढ़े भी होते हैं, हल्के भी होते हैं। दरों से हल्का कौन होता है? जल से हल्का कौन होता है? ऑयल्स होते हैं ना। जल से हल्के ऑयल्स होते हैं, और जल से बढ़कर के भी कई सारे हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए आगे, वायु का प्रावैधुतांक आप हमेशा क्या रखेंगे? केवल बराबर 1। और वायु की विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होगी? आप साइलेंट 1 रख लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 कुछ करके है ना, 6.67 गुणे 10 की घात -12 होना चाहिए। देखो 8.85 है। 6.67 तो उसका हो गया कैपिटल जी का मान। 8.85 गुणे 10 की घात -12 कितना? बोलो क्या आएगा इसका मात्रक? कूलाम है ना, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझे ना? इसका मात्रक क्या होगा आपका? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना समझ में आएगा? ये वायु का हुआ। अब जल का दिया है, जल का प्रावैधुतांक कितना दिया है? प्रावैधुतांक K2 बराबर 81 है ना। और उसके बाद जल का हमें क्या निकालना है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता निकालना है, मतलब कि E2 की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब साइलेंट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है इनको। ओके, बात समझिए। अब अभी हमने फार्मूला बताया था K1/K2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 2। बोलिए अब K1 की वैल्यू कितनी है? 1। K2 की वैल्यू कितनी है? 81 है ना। अब साइलेंट 1 की वैल्यू कितनी है? 8.85 गुणे 10 की घात -12। और ये अब साइलेंट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइलेंट 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8.85 गुणे 81 गुणे 10 की घात -12 इसका गुणा करा लीजिए। 8.85 गुणे 81 1 नहीं 5 आ जाएगा, क्यों जी? 88 8 पंचे 40 क्यों भैया? 8 28 64 64 और कितना 4 68 8 28 64 6 70 क्यों भैया? अब ये 8 हो जाएगा, 8 8 16 ठीक ना 7। तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा? ये हो गया आपका 716.85 गुणे 10 की घात -12। ओके, अब 2 अंक दशमलव इधर ले आएंगे। 7.1685 गुणे 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि फिर से समझ लीजिए। हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जल का प्रावैधुतांक 81 है, तो जल की वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। मतलब K की वैल्यू दी है, उसके एप्सिलॉन की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो जब एक ही माध्यम दिया हो तो दूसरा माध्यम आप स्वयं से मान लेंगे कौन सा है, वायु या निर्वात, है ना। बात समझ रहे नहीं? क्या मान लेंगे? वायु या निर्वात। तो हमने पहला माध्यम मान लिया कि वायु है। वायु का प्रावैधुतांक कितना होता है? 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए जो है एक नहीं होता एग्जैक्ट, लेकिन 1.000 करके कुछ होता है, 0.2 करके होता है, तो लगभग उसको कितना मान लिया जाता है? 1 मान लिया जाता है ना। समझ रहे नहीं? तो वायु या निर्वात के लिए आप कितना मान लिए? K1 की वैल्यू 1, और उसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो दी गई है कितना? 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये याद कर लें आप लोग। अब जल का कितना है? K2 81। तो जल की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दिया गया था केवल जल, एक माध्यम दिया गया था। अभी दूसरा पूछता है जल का प्रावैधुतांक 81 है और जल की विद्युतशीलता 7.16 गुणे 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है।
और यदि कांच का परावैद्युतांक 90 हो तो कांच की विद्युतशीलता कितनी होगी? तो वहां दो अलग अलग माध्यम दिए होंगे, तो उस तरीके से लगाएंगे। बात समझे ना? क्यों जी? यहाँ वायु और किसके लिए निकाले हम लोग? जल के लिए। बाकी ये भी हो सकता है जल और कांच दे दे, तो वायु हटा के, तब वायु को हटा करके जल और कांच का जो जो दिया गया होगा वो निकाल के रख लेंगे। बात समझेंगे नहीं? कोई समस्या इस क्वेश्चन में? नहीं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना? ये किस चीज का फार्मूला लिखे हैं? K1/K2 E1/E। हम बताए क्या था अभी शुरू से, तो ही बताए थे इसको। परावैद्युतांकों का अनुपात उनकी निरपेक्ष विद्युतशीलताओं के अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। दो माध्यम के परावैद्युतांकों का अनुपात उनके निरपेक्ष विद्युतशीलताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये आप जब प्रकाश में अपवर्तन पढ़ेंगे वहां भी पाएंगे, है ना? दो माध्यमों का अपवर्तनांक जो है उन माध्यमों के क्या कहते हैं? किसका है? अननोन नंबर है, अभी इसको कैंसिल कर दीजिए। वीडियो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। इतना समझ में आया नहीं? अब ये देखिए आगे, ये 8 तक आप लोग कर लिए हैं। दो और कर दीजिए। दो और बताते हैं, 10-10 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं एक दिन में। हाँ क्यों जी? समझना भी तो है। बाकी आप लोग भी लगा करके आएंगे, 2-3 दिन में कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाएगा। 9वां देखिए, 9वां नंबर, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल की गणना कीजिए, प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी। दो प्रोटॉन है, ए और बी, मान लीजिए दो प्रोटॉन दिए गए हैं। प्रोटॉन पर 1.6 × 10 की घात -19, 1.6 × 10 की घात -19 दोनों पर आवेश। कैसा आवेश होगा? धन आवेश। तभी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब दोनों पर समान प्रकार का आवेश हो, समान प्रकृति का हो, और विजातीय का मतलब एक प्लस और एक माइनस, अलग अलग प्रकृति का आवेश हो। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी r बराबर दिया गया है कितना? 4.0 × 10 की घात -15। अब इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल पूछ रहा है, तो कूलाम के नियम का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की घात 9। ओके, Q1 की वैल्यू आप वही रखेंगे, 1.6 × 10 की घात -19। Q2 की वैल्यू भी वही है, 1.6 × 10 की घात -19। और R की वैल्यू जो है कितना दिया गया है? 4.0 × 10 की घात -15 मीटर का होल स्क्वायर। दूरी में ध्यान दीजिएगा, जो भी मात्रक हमको लिखने हैं वो एम के एस पद्धति के होने चाहिए, है ना? तो दूरी हमको जो है लिखना है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर या और किसी में दिया गया है, तो उसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे तब रखेंगे। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 × 10 की घात 9 सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। 16 और 16 का गुणा कराएंगे 256 होता है, 16 256। एक अंक का दशमलव ये, एक अंक का दशमलव, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 19 गुना कितना हो जाएगा? 10 की घात क्यों कटेगा इसका? नहीं, स्क्वायर ऐसे नहीं काटते हैं, स्क्वायर ऐसे नहीं काटते भैया। स्क्वायर तब काटते हैं जैसे x²/x, इसमें भी स्क्वायर नहीं कटेगा, पूरा नंबर ही कटेगा। समझे ना? ये हो सकता है कि जैसे x³/x² है तो पावर कैंसिल करते हैं, पावर कैंसिल करने का नहीं, उसको घटाते हैं, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं करना है आपको। अब ये 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 16। 10 की घात कितना हो जाएगा? -30। अब देखिए 9 × 2.5 -15 का 2 बार होगा, गुणा प्लस नहीं होगा। 15 दूना 30, 2 से गुणा होता है। 15 × -15 नहीं होता है, समझे ना? बटे कितना हो जाएगा? 16। इधर देखो, बटे 16 हो गया। अब ये कितना हो गया? 30 को ऊपर लेके जाएंगे, 30 में कितना हो गया? 39। 39 में से 38 गया, कितना आ जाएगा? 10। ये -30 ऊपर जाएगा, +30 हो जाएगा। ऑलरेडी +9 है ना, प्लस वाले प्लस में ऐड हो गए, तो -30 का ऊपर गया, +30 हुआ, 30 9 39, प्लस वाले ऐड हो गए। फिर जितना आया उसमें से माइनस वाला क्या हो गया? घट गया। तो 39 में से 38 गया तो 10 की घात केवल 1 बचेगा, यानी कि 10 बचेगा। क्लियर? अब 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 25.6 भागे कितना? 16।
सिर्फ बैटरी एकदम चली ऑफ होगी, नहीं चल रहा है एकदम। चलिए 10 अभी खत्म, अब 10 होने वाला है। 16 अब ये 16 से कैंसिल करेंगे, 16 एक कम 16, 16 आ जाएगा। 16 10 मत 9 16 9 25 96 16 छक्का 96। अब 16 9 या 144 14.4, ये 14.4 न्यूटन का बल प्रतिकर्षित मतलब प्रतिकर्षण बल उनके बीच में कार्य करेगा। ओके, अब इसी बेस पर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन भी है ना? यूरेनियम 200। ओके, अब 10 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसके लिए हम कल बताते हैं। हाँ, आज मोबाइल डिस्चार्ज होने वाली है, बंद करिए, बंद कर दीजिए। अरे डू नॉट करना।